Hello everyone, welcome to our Academy Mathematic and we are again back with our topic chromosomal theory of inheritance, linkage and recombination. Before discussing these topics, we are first study about the multiple alleles, that is the codominance. So let's start. मल्टीपल एलील्स में एज द नेम सजेस्ट जिसमें एक से ज्यादा एलील है वो अपना इफेक्ट शो करती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मल्टीपल एलील्स बोला है। कोडोमिनेंस मतलब एक से ज्यादा जीन है अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे। इसमें जो एक जीन होती है वो हमारी डोमिनेंट होती है और जो एक वाली चेन होती है वो हमारी यहाँ पे रेसेसिव होती है। एग्जाम्पल है हमारा एबीयू ब्लड ग्रुप का और हमारा दूसरा है आरएस सिस्टम। एबीयू ब्लड ग्रुप का तो हमें पता है, किसी में हमारा ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी में बी होता है, किसी में ई बी होता है, किसी में ओ बी होता है, तो वो हमारा सिर्फ मल्टीपल एलील्स के कारण होता है। आरएच सिस्टम की बात करी जाए तो हमारा आरएच फैक्टर हमारे आरबीसी की जीन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हमने बोला है यहाँ पे आरएच फैक्टर, और जिसकी वजह से हमारी इरेथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस नाम की एक डिजीज हो जाती है। एज द नेम सजेस्ट, इरेथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस्ट वहां पे आरबीसी को ब्रस्ट कर देगा, फिटालिस मींस यहाँ पे फिटस की, जो फिटस की जो आरबीसीज है वो हमारी ब्रस्ट हो जाएंगे, उसी को हमने यहाँ पे इरेथ्रोब्लास्टोसिस बोला। इसमें क्या होता है, मान लो एक हमारी जो मदर है वो है हमारी आरएच नेगेटिव और जो हमारा बेबी है जो फीटस है वो है हमारा आरएच पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी इनका फ्यूजन नहीं होएगा ब्लड का, क्यों? क्योंकि बीच में हमारा एक प्लेसेंटा है कनेक्टिंग लिंक, उसकी वजह से जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें हमारी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हमारी जो मदर है वो सेकंड टाइम जब कंसीव करेगी तो जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी के टाइम पे जो हमारा मदर और फीटस का जो ब्लड वो मिक्स हो गया था, तो जो मदर का ब्लड है वो वहां पे एंटीबॉडीज बना लेता है। सेकेंड टाइम जब ये मदर हमारा दोबारा कंसीव करेगी तो इसकी बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज बनी हुई है जो जाके हमारा फीटस के आरबीसीज को ब्रस्ट कर देगी और वहां पे हमारा मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा रहते। इसमें हमारा इस सिस्टम के पास हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमारा ए है, बी है, ए बी है और ओ है। इसमें देखो ये हमारा, अगर हमारे पेरेंट्स से आई ए एलील आई है और दूसरे से भी आई ए आई है तो वो बनेगी हमारी, कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ए वाला। ए और बी मिलके हमारा कौन सा बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। देन दोबारा अगर हमारे पास ए और खाली आई आई है तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे ए। तो डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सा एलील हमारे कौन से पेरेंट पे से आ रही है वो हमारे ऑफस्प्रिंग के ब्लड टाइप को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, बी एंड ओ। जो हमारा ओ है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है और जो ए बी होता है वो हमारा यूनिवर्सल टेकर होता है, रेसिपिएंट होता है, वो किसी से भी ले सकता है। लेकिन जो ये हमारा ओ वाला है ये हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, इन सबको दे सकता है। तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द डोनर ग्रुप एंड विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप। सो अब हम देख रहे हैं हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन 1900 3 scientists, Dvaris, Forens and von Sachemar, के आप यहाँ पे टी है जो साइलेंट रहेगा, उन्होंने इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवरी किया था हमारे मेंडल्स की वर्क को और उन्हीं से उन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे सेपरेट होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं और अपनी कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। क्रोमोसोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस हैज बीन वर्कड आउट ऑन द वाटर सुटेन एंड द थियोडर बोवरी। सुटेन एंड बोवरी ने
हमारी जो ये थ्योरी है ये दी थी, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमारे जो क्रोमोसोम के बिहेवियर को बताया गया था। आपने पहले भी देखा था बिल्कुल जो चैप्टर के स्टार्टिंग में, वहां पे क्या था, हमारा जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बना रहा था, हमारा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। ये क्या है, हमारा क्रोमेटिन, और इसी के ऊपर हमारा ये बीड ऑन स्टिक का स्ट्रक्चर था। तो जो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन हमारा क्या बना लेता है, क्रोमेटिन फाइबर बना लेगा, क्रोमेटिन फाइबर, और यही आगे जाके हमारा क्रोमोसोम बनाता है। और जो ये क्रोमोसोम है इन्हीं के ऊपर हमारी स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट रहती है जो आगे अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करती है इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ से हमारा क्रोमोसोम ऐसे बनता है, क्रोमोटिन, क्रोमेटिन से क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर से हमारा क्रोमोसोम। और यहाँ पे हमारा जो क्रोमेटिन बन रहा था वो आपको याद होगा, एक यूक्रोमेटिन बनता है और एक हमारा हेट्रोक्रोमेटिन बनता है। यह हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम बन रहे हैं उन्हीं के बिहेवियर को इन्होंने बताया था, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और किसके ऊपर वर्क किया था, मेंडल के रिजल्ट, मतलब इसी के काम को उन्होंने दोबारा स्टडी करके एक नई थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो पेयरिंग और सेपरेशंस होती है क्रोमोसोम की, वहां पे जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होते हैं हमारे फैक्टर्स। सुटेन ने हमारे नॉलेज को रियूनाइट किया फ्रॉम द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल। मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ उन्होंने उसके कैरेक्टर्स को मिलाया और जो क्रोमोसोम्स के जो फंक्शंस था उसको इसने कंक्लूड किया। दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Yes. Sutain reunited the knowledge of the chromosome segregations with the Mendelian principle and called it as the chromosomal theory of inheritance. Then हमारे Morgan worked with the teeny fruit flies, that is the Drosophila melanogaster. जो मेंडल था उन्होंने हमारे पी के ऊपर वर्क किया था, लेकिन जो हमारे मॉर्गन थे उन्होंने चूज किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को। अब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी कि जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को ही चूज किया गया। जैसे हमने पी को भी देखा था, भाई हमारे यूनिसेक्सुअल थे, जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे थे, हमारे सेल्फ पॉलिनेट भी करते थे, इजी टू ग्रो हो जा रहे थे। तो इसकी भी हमारे सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये अपनी जो लाइफ साइकिल है ये हमारे 2 वीक्स में इनकी कंप्लीट हो जाती थी, इजीली अवेलेबल रहती थी, लैब में भी इनको ग्रो करना बहुत इजी था। और ये इनमें हमारी सेक्सुअल डायमोर्फिज्म थी, मेल और फीमेल को इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। और ये हमारी सिंगल मेटिंग से बहुत सारी प्रोजेनी हमें मिल जाती थी। तो इसी वजह से हमारे ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को चूज किया गया था। मेंडेलियन जीन जिनको हमने फैक्टर्स बोला था वो हमारे क्रोमोसोम से लोकेटेड रहती है, और जो क्रोमोसोम से हमारे सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली और देन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। यही जो एक लाइन है, यही है हमारा कंक्लूजन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। इसी एक लाइन में हमारा बताया गया। पहले हमारे तीन साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने हमारे क्रोमोसोम के ऊपर वर्क किया था, सॉरी मेंडल के वर्क के ऊपर उन्होंने दोबारा वर्क किया था, और देन उन्होंने क्रोमोसोम का जो फंक्शन था उसी को यहाँ पे डिफाइन किया था। हमारे जो क्रोमोसोम है वो हमारे सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली और अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। यही है हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देन हमारा लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन में क्या होता है, लिंकेज होती है हमारी तो जो 2 जीन है क्रोमोसोम के ऊपर हमारे जीन है। लेट मी एक्सप्लेन। एक क्रोमोसोम के ऊपर हमारी मान लो 2 जीन है, वही जो जीन है वो इकट्ठी रहेंगी, उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है और अपने आप को इन द नेक्स्ट जनरेशन इकट्ठा ही आगे एक्सप्रेस करेंगी, वो होता है लिंकेज। ये हमारे क्रोमोसोम है, ये मेरी जीन ए है
ये दूसरी चेन है ए, तो ये हमारी आपस में लिंक्ड चेन है, उनके बीच में मिनिमल डिस्टेंस होता है और ये अपने आप को इन द नेक्स्ट जनरेशन इकट्ठा रिप्रेजेंट करती है। इन द सिंपल फॉर्म बता रही हूँ बिल्कुल कि हमारे क्रोमोसोम के ऊपर दो चेन प्रेजेंट है, बहुत ही कम डिस्टेंस है और अगली जनरेशन में अपने आप को इकट्ठा रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है लिंकेज। रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे दो क्रोमोसोम, ये है, मैंने इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोला, ये दोनों मेरी सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे, ये मेरा क्रोमोसोम 1 है और ये मेरा क्रोमोसोम 2 हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो ये मेरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपस में अपनी आर्म को एक्सचेंज कर लेंगे, तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ से ये आएगा, मैं एक बार इसमें बनाती हूँ दोबारा। जो मेरे पास यहाँ पे नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये अपनी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वाली आर्म को एक्सचेंज कर लेंगे और रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन, एज द वर्ड रिकम्बिनेशन। दो चीजों से जो एक चीज बनती है, नई चीज बनती है, दैट इज द रिकम्बिनेशन। दो चीजों को रिकम्बाइन किया गया है। यहाँ पे मेरे पास दो क्रोमोसोम थे, इन्होंने अपनी नॉन सिस्टर आर्म है वो एक्सचेंज कर ली। तो जो रिजल्ट में मेरे पास आएगा वो कुछ ऐसे होगा हमारे, इसके साइड में ग्रीन ग्रीन ऐसे हो जाएंगे, ये साइड में ग्रीन ग्रीन हो जाएंगी, ये सेम हमारा ऐसा होगा। तो इस क्रोमोसोम के पास इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गई, इस क्रोमोसोम के पास इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गई। ये होता है हमारे पास रिकम्बिनेशन का। लिंकेज किन में होगा, दो चेन में होगा जहां पे मिनिमल डिस्टेंस होगा। रिकम्बिनेशन का होगा क्या होगा, जब हमारी चेन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहता है तो वो अपने नॉन सिस्टर आर्म को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जिनको हमने रिकम्बिनेशन बोला है। Morgan attributed this due to the physical association of linkage of the two genes and coined the term linkage. लिंकेज का मतलब सेम बात है, हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन में वही बताई हुई है। दो चेन हमारी, मान लो एक ये वाली चेन है और एक ये वाली चेन है, इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, तो ये जब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इनटू द नेक्स्ट जनरेशन तो ये इकट्ठे ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। रिकम्बिनेशन में क्या होता है, मान लो एक जीन ये है, एक जीन ये है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये क्या करेंगे, अपने सेग्रीगेशन के टाइम पे अपनी आर्म है वो क्रॉस ओवर कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, उसको हमने रिकम्बिनेशन बोला है। इसको हमने एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है जिसमें आपको दिखा रखा है येलो व्हाइट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। और दूसरा हमारा दिखा रखा है व्हाइट मिनिएचर। व्हाइट मिनिएचर में क्या है, हमारी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा है, वाइल्ड टाइप, व्हाइट और मिनिएचर में। आप यहाँ पे देखो, जो हमारी फीमेल है वो है हमारे येलो व्हाइट और जो मेल है वो है हमारा वाइल्ड टाइप। जब इनका क्रॉस कराया गया तो हमारी जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास जो फीमेल है वो तो मेरे पास वाइल्ड टाइप आ जाएंगे। जो फीमेल है वो मेरे पास वाइल्ड टाइप आएंगे और जो मेल होगा वो मेरे पास येलो व्हाइट आ जाएगा। देन हम इनका देखेंगे कि जो पेरेंटल टाइप है, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर रहेंगे वो हमारे 98.7% रहेंगे। रिकम्बिनेशन देखो यहाँ पे बहुत कम है, 1.3% है। क्यों है ये इतना, क्योंकि यहाँ पे जो जीन है, यहाँ पे आप देखो येलो व्हाइट में जो डिस्टेंस है वो कितनी कम है यहाँ पे, मतलब जो जीन है वो आपस में लिंक्ड है, अपने आप को अगली जनरेशन में इकट्ठा एक्सप्रेस कर रही है। तो इस वजह से जो रिकम्बिनेशन रेट है वो बहुत कम आया है, दैट इज 1.3%। 98.7% हमारा पेरेंटल का है। सेम हमारा F1 जनरेशन जब हम इनको F2 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो सेम हो जाएगा, हमारा ये वाइल्ड टाइप आ जाएगा
ये हमारा व्हाइट आएगा, ये हमारा येलो व्हाइट, ये हमारा येलो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पेरेंटल जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू द रिकम्बिनेशन। मैं दूसरा केस लेती हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास जो फीमेल है वो है व्हाइट मिनिएचर और जो मेल है वो है वाइल्ड टाइप। अब इनका क्रॉस कराया गया तो जो मेरे पास फीमेल आई है वो है वाइल्ड टाइप और जो मेल आया है वो है मेरे पास व्हाइट मिनिएचर। लेकिन यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितना दूर दूर दिखा रखे, इसमें कितना पास पास था, तो मतलब यहाँ पे लिंकेज कम है, डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकम्बिनेशन भी यहाँ पे ज्यादा रहेगा। यहाँ पे देखो जो पेरेंटल है वो सिर्फ हमारे पास 62.8 है और जो रिकम्बिनेशन रेट आया है वो है मेरे पास यहाँ पे 37.2%। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 1.3% था। तो ये जो हमारा जीन डिस्टेंस है वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेम हमारा एक रोज करके दिखाया गया है। तो इस डायग्राम से आप पता लगा सकते हो कि एक जीन डिस्टेंस है वो हमारा कैसे इफेक्ट कर रही है, लिंकेज क्या होता है, रिकम्बिनेशन क्या होता है और ये कैसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में इफेक्ट डालती है। जो जीन डिस्टेंस होता है, देखो जितनी हमारे जीन डिस्टेंस कम रहेगी, जी और डी से मैं डिनोट कर रही हूँ उसको, जितनी हमारी जीन डिस्टेंस है वो कम रहेगी उतना हमारा लिंकेज भी कम रहेगा और जितनी मेरे पास जीन डिस्टेंस ज्यादा रहेगी उतना रिकम्बिनेशन ज्यादा रहेगा। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रखने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसका यूज किया गया था मैपिंग में, जीन मैपिंग में यूज किया गया था जीन डिस्टेंस को पता लगाने के लिए और उनकी अरेंजमेंट करने के। तो ये था हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। देन है हमारा प्लियोट्रोपिक। प्लियो मीन्स मैनी, ट्रोपी मीन्स इफेक्ट। यहाँ पे मोर देन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, उसी को हमने क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपिक। देखो यहाँ पे ना हमारे दो चीज आती है, एक होता है प्लियोट्रोपी और एक आता है हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्लियोट्रोपी में क्या होता है, मोर देन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, उसको प्लियोट्रोपी। पॉलीजेनिक में क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, जस्ट इसका अपोजिट होता है। प्लियोट्रोपी में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो हमारा एंजाइम है दैट इज द फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो नहीं बनता है, म्यूटेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है या फिर हमारे हेयर लॉस हो जाता है, रिडक्शन इन द हेयर और स्किन पिगमेंटेशन होती है। तो ये सारे जो रिजल्ट हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, हमारे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। सो यहाँ पे मोर देन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, इसी को हमने क्या बोला है, प्लियोट्रोपी बोला है। एग्जाम्पल है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो मैंने आपको बता दिया, जस्ट इसका अपोजिट होता है। उसमें एक सिंगल कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को हमारी बहुत सारी जीन कंट्रोल करती है, जैसे कि हमारा स्किन कलर, इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले हमने मल्टीपल एलीज के बारे में देखा, जहाँ पे एक एलीज मोर देन वन एलीज है वो कंट्रोल करती है अपनी कैरेक्टर्स को, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी ओ और हमारा RH फैक्टर वाला भी दिखाया गया है। देन हमने आगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में देखा था, वहां पे मॉर्गन ने वर्क किया था हमारा ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर और उसी के ऊपर है उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी बताया गया था कि क्रोमोसोम कैसे हमारे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। वो हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिंकेज और रिकम्बिनेशन के बारे में देखा। लिंकेज का मीनिंग ये होता है कि लिंक्ड, मतलब जो जीन है आपस में जुड़ी हुई है और आपस बहुत कम डिस्टेंस है और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। रिकम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा जो जीन है उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है और जो रेट होएगा रिकम्बिनेशन रेट वो भी हमारा ज्यादा होएगा, जैसे हमारा जो चाइसमेटा फॉर्मेशन या सॉरी काइसमेटा भी बोल सकते हो वो होते हैं, वो सारा हमारा रिकम्बिनेशन में था। देन हमारा प्लियोट्रोपी है। प्लियोट्रोपी में हमारा क्या होता है कि मोर देन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, उसको हमने प्लियोट्रोपी बोला है। जैसे कि हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें हमारा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है, म्यूटेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे
डिजीज हो जाती है हमें। सो ऑल दिस अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।